नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कलाम प्री रीड 3.0 जो पेपर आज आयोजित किया गया है। उसमें हम जो मनोविज्ञान का पोर्शन है उसके 30 प्रश्नों पर हम बात करेंगे सटीक आंसर की के साथ। और इस तरह के पेपर आपको देने चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा पेपर और एक प्रकार से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जिस तरह से पैटर्न रहता है उसी के अकॉर्डिंग इस पेपर को डिज़ाइन किया गया है। तो इस तरह के पेपर आपको देने चाहिए। तो आइए डिस्कस करें सबसे पहला प्रश्न। और सबसे पहला प्रश्न उठाया है जीन पियाजे के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे का प्रश्न तो हर बार आता है। देखो क्या प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार बालक में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था की बात कर रहा है, तो इस अवस्था में कौन सी चीजें लिंक करेंगी आपकी? पहला ऑप्शन है अमूर्त एवं परिकल्पित तार्किकता और प्रतिज्ञप्ति चिंतन में समर्थ होगा। तो देखो अमूर्त लिखा है तो आगे सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ फॉर्मल लिखा है इंग्लिश में, चौथी अवस्था की बात कर रहा है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा प्रश्न है कि लिखते समय किसी बालक द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पूर्व अपने पूरे हाथ का प्रयोग विकास के किस सिद्धांत को निरूपित करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य। देखो विशिष्ट से सामान्य ये तो होता ही नहीं, सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट होता है, ये तो गलत हो जाएगा। अनियमित प्रगति, ये भी आंसर गलत है। अब देखो इन दोनों में से होगा प्रोक्सीमोडल प्रगति और एक है आपका सिफेलोकोडल प्रगति। सिफेलोकोडल सी से पैर की ओर होता है, तो यह राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा, प्रोक्सीमोडल सिद्धांत, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन संख्या 3, और इसमें पूछा है आपका जो ब्रोन फेनर वाला सिद्धांत है उसमें से पूछा है कि सामाजिक प्रथाएं और सांस्कृतिक मूल्य बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? लघु मंडल, मध्यम मंडल, बाह्य मंडल और चौथा है आपका वृहत मंडल। तो ये तो एक्चुअल प्रश्न है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृहत मंडल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक प्रतिभाशाली बालक की है? अब देखो यहां प्रतिभाशाली की बालक की बात कर रहा है, गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो देखो धारा प्रवाह में कमी, मौलिक संसाधनों के बारे में सोचने की क्षमता, आसानी से विचलित होने की आदत और शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो पहला और तीसरा तो वैसे ही गलत है, कहीं कोई लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। मौलिक हमेशा सृजनात्मक के साथ जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है कि नैतिकता का कौन सा स्तर है? तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास आपको अच्छे से पढ़ना है, 3 स्तर इसके पढ़ने हैं और इनकी जो 6 अवस्थाएं हैं, उप अवस्थाएं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परंपरागत स्तर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम घटित होता है? तो जो नेगेटिव आंसर है वो हमें देखना है। पहला है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ये तो ठीक बात है। निर्देश एवं संचालन, ठीक बात है। पारस्परिक विचार विमर्श एवं अन्वेषण, ठीक बात है। तथ्यों को रटना और कंठस्थ करना, गलत हो जाएगा। सीधा आंसर पड़ा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई प्रश्न संख्या 7, और इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य कथन है, वो हमें बताना है। पहला है मानव जीवन का आरंभ मूलतः एक कोष युग्मनज से घटित होता है, सिंगल जाइगोट से होता है, सही बात है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है जीन को आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है, ये भी ठीक बात है। तीसरा है मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक है। भाई ये बात जच्ची नहीं, यहाँ पे एवं होता कि वंशानुक्रम एवं वातावरण है विकास को प्रभावित करते हैं, तब तो ये बात ठीक थी। लेकिन ये कह रहा है कि वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक है, ये कैसे हो सकता है साहब? तो ये तो गलत है। चौथा है मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है, तो यहाँ सीधा आंसर पड़ा है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्था पहल बनाम अपराध का संबंध, पहल बनाम अपराध बोध का संबंध विकास की किस अवस्था से माना जाता है? पहला है शेषावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो देखो पहली अवस्था 1 से लेके 1.5 साल तक, दूसरी आपकी हो जाएगी 1.5 से मैं कह दूंगा 3 साल तक, तीसरी 3 से 6, 6 से 12, इस तरह से हम बढ़ते हैं। यहाँ पहल बनाम यानी तीसरी की बात कर रहा है, तीसरी की बात कर रहा है पहल। अब ये एज देख लो आप किस में जाएगी, किशोरावस्था से कोई मतलब ही नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था, अभी तो बाल्यावस्था में प्रवेश किया है, तो यहाँ राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व बाल्यावस्था, 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, अधिगम की विशेषता नहीं है। पहला है अधिगम से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, करेक्ट बात। अधिगम एक सतत और अर्जित प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम सदैव बाह्य दृष्टिगत होता है, देखो सदैव लिख दिया, गलत बात है, ये बहुत नेगेटिव आंसर है ये। अधिगम में एक प्रकार का अनुभव, हाँ बिल्कुल, गेट्स बात भी करते हैं अनुभव के द्वारा सीखना, तो यहाँ पे सही आंसर पूछा है गलत वाला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मेरे ख्याल से तो आपको कहीं समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट है
रॉबर्ट गेनी के अनुसार अधिगम का हाईएस्ट स्टेज कौन सी है, सर्वोच्च स्तर कौन सा है? संप्रत्यय अधिगम, दूसरा है समस्या समाधान, तीसरा है श्रृंखला अधिगम और चौथा है संकेत अधिगम। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं, सबसे उच्च स्तर का कौन सा है आपका? समस्या का समाधान करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 9, और ये भी अच्छा प्रश्न है। एक तरफ मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं और एक तरफ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। देखो गार्डनर बहुबुद्धि के साथ जाएगा तो सी में 4 आएगा आपका, सी में 4। तो देखो सी में 4 एक में ही है, इसका मतलब सी आंसर बन जाएगा इसका, तो कहीं समस्या ही नहीं होगी। स्पीयरमैन की बात करें तो द्वितत्व यानी सामान्य और विशेष कारक, जी और एफ फैक्टर की बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टर्नबर्ग का हो जाएगा आपका बुद्धि का ट्रीआर्किक सिद्धांत, रीट 2018 में भी पूछा था स्टर्नबर्ग को लेकर। और केटल वाला हो जाएगा ये तरल बुद्धि वाला, फ्लूइड वाला। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी, मुझे पता है इस प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिस्प्रेक्सिया के लक्षण में से एक है? डिस्प्रेक्सिया है ना, तो इसमें देखो वर्तनी से संबंधित समस्या, गणितीय समस्या ये तो नहीं हुआ, डिसकैलकुलिया होता है। एक कलम पकड़ने और लिखने से समस्या, ये देखेंगे। भाषा के उच्चारण की समस्या ये नहीं होगा, अफेजिया हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखो इन दोनों में से होगा, पहले में से और तीसरे में से, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या आपका कौन सा रहेगा? 13। और देखो प्रश्न की लैंग्वेज बड़ी है लेकिन आसान प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? एक 17 वर्ष की महिला समान परिस्थिति में अधिकांश लोगों द्वारा खाए गए भोजन से अधिक और बेहिसाब मात्रा में भोजन करती रहती है। उसके बाद वह प्राय सप्ताह में 3 से 4 बार उल्टी करती है और वह महसूस करती है कि वह इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। वो खाना खा रही है, बेचारी को पता ही नहीं लग पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो अत्यधिक खाना खाना, ये तो हमने पढ़ा है, बुलिमिया हो जाएगा। तो सोचने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, बुलिमिया। और रीट 2018 में पूछा था एनोरेक्सिया नर्वोसा, खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति लड़कियों में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में देखने को मिलती है। तो अधिगम अक्षमता टॉपिक अपने सिलेबस में मेंशन कर रखा है, हर बार एक क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़ लेना सब। ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो प्रेक्षण अधिगम, प्रेक्षण नाम आते ही, ऑब्जर्वेशन नाम आते ही आप समझना बांडुरा के पास चले जाना। और जब भी हम बांडुरा की बात करते हैं, ARRR को याद रखिएगा, ARRR, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और आपका रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन, 4 बिंदु की ये बात करते हैं। नकल के द्वारा सीखते हैं, अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, समाज में दूसरों के व्यवहार को देखकर बालक सीखते हैं। तो प्रेक्षण अधिगम तो बांडुरा के साथ जाएगा, कहीं समस्या नहीं आएगी। ये कह रहा है कि भिन्न उद्दीपकों का सहचारी है, मतलब कोई भी उद्दीपक हो, अलग अलग उद्दीपक हो, उनके प्रति हम साचार्य यानी संबंध स्थापित कर लेते हैं। अनुबंधन की बात कौन करता है? पावला हो जाएगा, यानी सी में 4। तो सी में 4 एक में ही है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से। ए में 3 बिल्कुल ठीक है, बी में 1 हो जाएगा, फिर बी में 1 हो जाएगा। और अधिगम संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाता है, तो संज्ञान की बात एक प्रकार से वाइगोत्स्की, जीन पियाजे करते हैं। तो इस प्रश्न को लेकर भी मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का सही तरीका नहीं है? जो नहीं है वो हमें बताना है। देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग ये तो होगा ही होगा, मस्तिष्क ये माइंड मैपिंग ये भी, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो इन दोनों में से होगा, और इस प्रश्न के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस प्रश्न का जो सही सटीक आंसर बोर्ड ने माना है या कलाम अकेडमी ने माना है, वो ऑप्शन डी माना है, धन का प्रस्ताव रखना। ये इन्होंने माना है कि सृजनात्मक चिंतन को ये सही तरीके से डिफाइन नहीं करता, धन का प्रस्ताव रखना। देख लेना इस प्रश्न को थोड़ा सा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16, और प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि निम्न में से किसने उपलब्धि अभिप्रेरणा के संप्रदाय सिद्धांत पर निर्माण पर अधिकांश कार्य किया है? जब भी उपलब्धि अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो सीधा हम किसके साथ जाते हैं? मैक्लिगेंट के साथ जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। देखो बांडुरा और पियाजे अलग से मेंशन कर रखा है, बहुत प्रश्न आते हैं यहाँ से। बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मुख्य केंद्र क्या है? नैतिक संवेग, दूसरा है नैतिक तर्क, तीसरा है नैतिक व्यवहार और चौथा है नैतिक संवेग तर्क। तो देखो मोरल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार, नैतिक व्यवहार है ना, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना, तो कहीं इस प्रश्न में समस्या नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 की स्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का सही तरीका क्या होना चाहिए? अब देखो कक्षा 1 और कक्षा 2 की बात कर रहा है, छोटे बालकों के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? ऑब्जर्वेशन होती है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन। देखो ऑप्शन डी है, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। प्रश्न संख्या 19, और इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत व्यवसायिगत सुधारों में से पाठ्य पुस्तक को लेकर क्या टिप्पणी की गई है? पाठ्य पुस्तक की बात कर रहा है। पहला है पाठ्य पुस्तक का चयन एवं लेखन किसी एक विषय विशेषज्ञ को देना चाहिए। दूसरा है पाठ्य पुस्तक बनाते समय अध्यापक का ही फीडबैक लिया जाना चाहिए। तीसरा है विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों को साझा किया जाना चाहिए। और चौथा है इनमें से सभी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से आप ऑप्शन नंबर 4 करके आए होंगे,
लेकिन मैंने भी ये 2 वाले ऑप्शन कभी नहीं पढ़े, लेकिन पुस्तकालय की बात एनसीएफ करता है, कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ा है आपको, पुस्तकालय की बात छोटे बालकों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की भी बात करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रथम चरण है, एंडरसन ने 7 चरण बताए हैं, कोरे ने सामाजिक क्षेत्र या अपना शिक्षा के क्षेत्र में बात की है। तो सबसे पहला जो चरण है वो है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, समस्या का ज्ञान करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न ये कह रहा है कि आरटी 2009 में एक शैक्षणिक वर्ष में यानी पूरे 70 में उच्च प्राथमिक स्तर की बात की है। उच्च प्राथमिक स्तर कौन सा होगा? L2 होगा। न्यूनतम शैक्षणिक घंटे की बात की है, तो न्यूनतम कितना हो जाएगा आपका? 1000 घंटे। दिन पूछता तो आपके लिए कार्य दिवस होते हैं 220 दिन। L1 का पूछे तो 800 करना है। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थी के विकसित कौशल और ज्ञान का परीक्षण कहलाता है। देखो कौशल और ज्ञान का परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, देखो ये तो किसी कमी की हम बात करते हैं, कमी की पहचान करना। उपलब्धि परीक्षण ये हो सकता है, पर आगे देखेंगे। समाज मिति नहीं, समाज से इसका कोई मतलब नहीं होगा, और रेफरेंस टेस्ट से भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ कौशल और ज्ञान के लिए हम विशिष्ट बच्चे की जो उपलब्धि है उसके लिए हम करते हैं आपका उपलब्धि परीक्षण। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है कि शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिश में आंतरिक जांचों की संख्या को बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि आंतरिक जांच क्या है? अब देखो आंतरिक जांच क्या है? अधिक निष्पक्ष होती है, अधिक वैध और विश्वसनीय होती है, सभी पक्षों का मूल्यांकन करती है, यह मूल्यांकन तटस्थ होता है। तो सबसे पॉजिटिव आंसर आपको कौन सा लग रहा है? ऑप्शन सी लग रहा है, आराम से हो जाएगा कि सभी पक्षों का मूल्यांकन करती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, और सिगमंड फ्राइड को लेकर पूछा है कि फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक के संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको। पहला है, इदम का संबंध व्यक्ति की आदिम आवश्यकताओं और कामेच्छाओं से है, ये तो बिल्कुल सही है, इदम इच्छाओं की जननी है, और ये प्रश्न भी बोला, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, विस्मरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक आदि अचेतन तक पहुंचने का एक साधन है। हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी ठीक बात है, पर आगे बढ़ेंगे, असत्य वाला हमें ढूंढना है। नेक्स्ट है, फ्राइड द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्तियां दुश्चिंता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भाव से इदम के बर्ताव को करने का सही तरीका है। और चौथा है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष आरंभ में स्थापित हो जाते हैं तो जीवंत पर्यंत स्थिर बने रहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, आंतरिक पक्ष की बात की है, आंतरिक पक्ष की बात की है, आंतरिक पक्ष यदि मजबूत होगा व्यक्तित्व का तो बिल्कुल ये बात तो सही है। तो चौथा तो बिल्कुल सही है, पहला दूसरा हम सही करके हैं, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हम करके आएंगे, ऑप्शन नंबर सी करके आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सेल्डन देर का है शारीरिक संरचना के आधार पर, बिल्कुल सही है। स्प्रिंगर सामाजिक गुणों के आधार पर, बिल्कुल सही है। केनन वाला भी बिल्कुल सही है, इन्होंने भी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया है, लेकिन ऑप्शन सी वाला गलत है। हिप्पोक्रेट्स ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण नहीं किया है, इन्होंने रस के आधार पर एक प्रकार के जो आपका वात है, पित्त है, इस प्रकार की बात की है, तो हिप्पोक्रेट्स वाला यहाँ पे गलत है, और असुमेलित पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विषय आत्मबोध परीक्षण, और इसका इंग्लिश पढ़िए आप, TAT परीक्षण पूछा है। एक व्यक्ति पर कुल कितने कार्ड प्रयोग में आते हैं? प्रयोग में पूछा है, टोटल कितने होते हैं? 31 होते हैं, एक खाली होता है, और जब प्रयोग करते हैं तो कितने काम में लेते हैं? 20 लेते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा रह गया नेक्स्ट? 27 वाला, निम्नलिखित में से शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष क्या है? सामूहिक परीक्षण की बात की है। पहला है, इस परीक्षण में नकल की संभावना बनी रहती है, ठीक बात है, पर आगे बढ़ेंगे। दूसरा है, इस परीक्षण में परीक्षक द्वारा प्रबंधन और नियंत्रण में असुविधा होती है। हाँ, सामूहिक ले रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत तो होगी। क्या पूछा है इसमें? दोष वाला पूछा है। तीसरा है, सामूहिक परीक्षण में परीक्षार्थी की निजी भावनाओं से परिचित होने का अवसर नहीं मिलता है। ये तो तीनों ही बात बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। पहला है, उदात्तीकरण सब्लिमेशन, ये तो है। दमन रिप्रेशन भी है। परिमेयकरण करना यानी रेशनलाइजेशन, तार्किकरण, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताना है। पहला है, देखो, माता पिता द्वारा कठोर अनुशासन, हाँ, कठोर रवैया अपनाएंगे तो बच्चा जो है वो दिशा पलट सकता है। शारीरिक व आनुवांशिक दोष से ग्रसित होना, दोष तो कोई सा भी हो, बच्चे में शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो तो होगा ही होगा। आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही है, कमजोर आर्थिक स्थिति है वो भी प्रभावित करती है। और बी ऑप्शन है कि विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन, नहीं, ये तो पॉजिटिव बात है। सह शैक्षिक गतिविधियां आप आयोजन करवा रहे हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, हैं, ये तो पॉजिटिव बात है, बाल अपराध का कारण थोड़ी बनेगा, तो ये तो सीधा सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है। पहला है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, दूसरा है व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा, तीसरा है अभिक्षमता परीक्षण द्वारा, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो चाहे बच्चे के बारे में हमें पर्सनल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं यानी भिन्नता की बात कर रहे हैं, तो उपलब्धि से बच्चे की उपलब्धि के बारे में जानेंगे तो दो बच्चों में हम आराम से डिफरेंस कर पाएंगे।
पर्सनैलिटी टेस्ट हो, चाहे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो, सारे एक प्रकार से भिन्नता की बात तो करेंगे ही करेंगे, हम कर सकते हैं आराम से। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये मनोविज्ञान के 30 प्रश्न थे। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा पेपर हुआ होगा। और इसी तरह का पेपर आपको मेन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। इससे मिलता जुलता हो सकता है, थोड़ा इर्द गिर्द हो सकता है, बाकी चीज़ें ये रहेंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।